वेल ग्रीटिंग्स टू ऑल द फ्यूचर प्रोफेशनल्स। सो दोस्तों, आज से हम लोग इफेक्टिवली शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैलेंज सीरीज। चैलेंज सीरीज में मैंने सबसे पहला जो आप लोगों को टारगेट दिया हुआ था वो था कॉस्ट शीट, राइट? तो मैंने आपको कहा था कि अच्छी तरह से इसको पढ़ के आना है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने अच्छी तरह से इसे पढ़ लिया। सर, हम इस सेशन में एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं? तो सर, सबसे पहले तो हम लोग कॉस्ट शीट के बारे में एक ऊपर ऊपर से देख लेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज कॉस्ट शीट। ठीक है, और उसके साथ साथ नेक्स्ट वी विल बी फोकसिंग ऑन सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट शीट जो आप लोगों ने सॉल्व करके जाना ही चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें एक ट्विस्ट है। सर, कैसा ट्विस्ट? देखो भाई, अगर हम लोग मॉड्यूल के क्वेश्चंस उठा के देखें, सो लेट मी टेल यू द सीक्वेंस दैट इज फॉलोड इन द मॉड्यूल, अगर हम एग्जैक्टली उस सीक्वेंस में जाए तो कंफ्यूजन आना थोड़ा नॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल ने क्या किया है, मॉड्यूल ने पहले से ही अज्यूम कर लिया है कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें मालूम है और वो अकॉर्डिंगली एक फ्लो में क्वेश्चंस को डाल देता है। अब हो सकता है कि हमें कुछ चीजें ना मालूम हो, है ना? तो वहां पर हम लोग थोड़ा अटक जाते हैं, थोड़ा टेंशन आ जाता है और हम बिलीव करने लग जाते हैं कि ये टॉपिक ही बहुत ज्यादा हार्ड है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहां पर एक सही फ्लो बताऊंगा, एक सही सीक्वेंस बताऊंगा जिस सीक्वेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, यस सर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली प्रोसीड, है ना? सर, व्हाट इज कॉस्ट शीट? एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो नाम में ही उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा है देखिए, कॉस्ट शीट, सिंपली इट इज अ शीट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द कॉस्ट। ठीक है सर, मैं कोई भी बिजनेस करने जा रहा हूं, चाहे मैं कुछ मैन्युफैक्चर करके बेचूं या खरीद के बेचूं, कोई भी बिजनेस करूं, या इवन इफ आई एम प्रोवाइडिंग अ सर्विस, तो भाई जेब से पैसा तो लगता है। जो जेब से पैसा लगा दैट इज व्हाट इज कॉस्ट। बट लेट मी टेल यू, यहां पर हम लोग सिर्फ एक्चुअल कॉस्टिंग नहीं, हम लोग यहां पर इकोनॉमिक कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहां पर बहुत सारे अलग अलग तरह के कॉस्ट आते हैं जो एक फ्लो में, एक सीक्वेंस में हमें इंकर होता है, राइट? कॉस्ट शीट इज नथिंग बट स्टेटमेंट जहां पे हम उस लॉजिकल फ्लो को, उस लॉजिकल सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट की डिटेल्स को ब्रेक डाउन करके लिखते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए सर, कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट एक अलग तरीके से रिवाइज कर ले एक बार। मतलब नॉर्मली तो आप लोग पूरा का पूरा फॉर्मेट एक साथ ही देख लेते हो, लेकिन व्हाट वी विल डू नाउ इज वी विल बी जस्ट फोकसिंग ऑन वन एरिया एट अ टाइम और उस एरिया के बारे में डिटेल में देखते हैं। हाउस दैट? चले आगे? चलिए दोस्तों, सो अगर मैं कॉस्ट शीट के फॉर्मेट की बात करूं तो सबसे पहली बात हमारी जो शुरुआत होती है वो होती है विद द रॉ मटेरियल कंज्यूम। नाउ दिस टर्म इज बेसिकली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स। ठीक है, अगर कोई मर्चेंडाइजिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न है, तो वो लोग जाहिर से बात है रॉ मटेरियल थोड़ी ना खरीदेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल में प्रोसेसिंग करके फिनिश गुड्स बनाया जाता है। लेकिन ज्यादातर जो हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बेस्ड ही आता है, क्योंकि वहीं तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ट्रेडिंग कंसर्न में ऐसा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, इसलिए ट्रेडिंग कंसर्न के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस हमसे पूछे नहीं जाते। ठीक है, बट एनीवेज अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले आ जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू, प्लीज फोकस ऑन द टर्म कंज्यूम्ड। ठीक है, कहने का मतलब रॉ मटेरियल से रिलेटेड हमें क्वेश्चन में बहुत सारे चीजें दिखाई देंगे, जैसे रॉ मटेरियल परचेज, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने इनमें से कोई नहीं लिखा यहां पे, मैंने क्या लिखा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सो सर, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूम्ड? अब जरा सोच के देखिए, कितना कंज्यूम किया है, राइट? अब जरा आप एक सिंपल सा एग्जांपल सोच के देखो। राइट नाउ आपके घर में, मे बी आप लोग, कुछ लोग हॉस्टल में हो, लेकिन आपका घर में अगर आप अज्यूम करके चलो, हो सकता है आप लोगों ने बहुत सारे ग्रोसरी इक्विपमेंट्स लाइक राइस या आटा या ऑयल या शुगर, आप लोगों ने कुछ एक बल्क में खरीद के रखा है, मे बी मंथली रिक्वायरमेंट। जैसे मान के चलो आप लोगों ने शुगर खरीद के रखा है अप्रॉक्स 2 kgs 3 kgs, मुझे नहीं मालूम, जैसा भी रिक्वायरमेंट है डिपेंडिंग अपॉन योर फैमिली साइज। तो आप लोगों ने इतना शुगर खरीद के रखा हुआ है। डज दैट मीन दैट यू आर गोना कंज्यूम ऑल दो शुगर इन वन डे? नहीं ना, वो तो पूरा महीने भर का कंजम्पशन है, करेक्ट? सो सर जी, समझने की कोशिश करो, जब मैं कंजम्पशन की बात कर रहा हूं, लाइक से फॉर एग्जांपल घर पे कुछ बन रहा है, लाइक से फॉर एग्जांपल घर पे खीर बन रहा है। ठीक है, कुछ अच्छा ओकेशन आया और हम खीर बना रहे हैं, तो वो खीर बनाने के लिए कितना शुगर कंज्यूम हुआ ये अलग चीज होता है, और मेरे घर पे कितना शुगर मैंने परचेज किया वो अलग चीज होता है, करेक्ट? तो हमें यहां पर यही बात का ध्यान रखना है, वी नीड टू फोकस ऑन द रॉ मटेरियल दैट वी हैव एक्चुअली कंज्यूम्ड एंड नॉट व्हाट वी हैव परचेज्ड, है ना? तो इसके लिए मुझे सबसे पहले यह डिफाइन कर लेना होगा कि मैं कितने यूनिट्स का या कौन से चीज का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। लाइक सपोज इफ आई एम प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ सर्विस, ठीक है, जैसे राइट नाउ आई एम प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस, है ना? तो मेरे जेब से भी कुछ ना कुछ कॉस्ट लग ही रहा है, तो ये पर्टिकुलर सर्विस के लिए मुझे कितना कॉस्ट लगा, आई नीड टू फोकस एट दैट। Suppose you are a liar, sorry, you're a lawyer,
ठीक है। एंड आपके पास कोई क्लाइंट आए, यू आर डेफिनेटली गोना चार्ज सम फीस टू हिम, राइट। तो अगर आप उसे फीस चार्ज कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा ना कि भाई साहब मैंने जो मेरा जो भी सर्विसेज या जो भी कॉस्ट है वो कितना इस बंदे के लिए कंज्यूम हुआ है ना। Like say for example the electricity is not consumed wholly by this particular client only. There are a number of different clients, so I have to proportionately allocate the cost to him, right? So ऐसा हर जगह पे ही होगा. So right now coming back now, हम जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात कर रहे हैं, यहां पे मान के चलो मैं 1000 यूनिट्स बना रहा हूं, तो मैं ये सोचूंगा कि वो 1000 यूनिट्स बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा. दैट इज व्हाट वी आर गोना स्टार्ट विद. ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला भी देख लेते हैं. फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है सर. सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक, यानी पहले से कितना रखा हुआ है, प्लस परचेजेस, यानी इतना टोटल मेरे पास है. अब इसमें एक बात का जो आपको ध्यान देना होगा वो है कि मैंने यहां पे ऐड किया है एक्सपेंसेस ऑन परचेज, जिसे अक्सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखते वक्त हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कह के पुकारते हैं. इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग में आके हल्का सा कंफ्यूजन होता है. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप बेसिक्स पढ़ते हो लेकिन ज्यादा टेक्निकल नहीं होते हो, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में यू आर गोइंग इनटू एक्चुअल टेक्निकल टर्म्स. तो ये बात का आपको ध्यान रखना होगा. चीजें लाइक कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, these are expenses on purchase and these become part of raw material consumed, not direct expense. ठीक है, तो सर एक्सपेंसेस ऑन परचेज का मतलब क्या हुआ? सर मैंने कुछ भी खरीदा, अब वो खरीद के मेरे पास ले आने के लिए कभी कभी मुझे बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस भी एडिशनली इंकर करने पड़ते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट एंड ऑल, है ना, कैरेज. ये कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड पे ही मैं क्यों फोकस कर रहा हूं? क्योंकि ये लाते वक्त अगर मुझे लग रहा है तो ही इट इज एन एक्सपेंस ऑन परचेज, क्योंकि कभी कभी यही ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस ले जाने के लिए भी लगता है. इन दैट केस वी कॉल देम एज कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड. ये लगता है जब हम सेल करते हैं और अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं सर्विस. सो इफ इट इज पार्ट ऑफ सेल्स इट विल कम इन सेलिंग ओवरहेड्स, है ना, यहां नहीं आएगा. तो यहां पर मैं कौन सा एक्सपेंसेस पकड़ रहा हूं? द ओनली दोज एक्सपेंसेस व्हिच वर इंकर्ड व्हाइल परचेजिंग एंड ब्रिंगिंग द गुड्स टू माय लोकेशन, माय फैक्ट्री. ठीक है, तो ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस मुझे यहां पे जोड़ लेने हैं. अब यहां पर एक बात को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा एंड दैट इज अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस. क्योंकि गुड्स वगैरह खरीदते हैं या सर्विस अगर हम लेते हैं तो उसमें इनपुट जीएसटी नाम का भी चीज होता है, राइट. तो सर जी इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेके कॉमन रूल दिमाग में रखना, मतलब शुड इट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट और नॉट? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं तो आप लोगों को भी पता होगा जीएसटी का हम लोग क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, करेक्ट. तो भाई आप समझो अगर मेरे जेब से 100 रुपए खर्च हुए और वो 100 रुपए का मैंने क्रेडिट क्लेम कर लिया, मतलब जैसे समझ लो कि आपको वो 100 रुपए कैशबैक की तरह आपको मिल गया, ऐसा समझ लो. तो क्या आपको एक्चुअली कोई कॉस्ट लगा? सोच के देखो, अगर मैंने 100 रुपए खर्च किए और वो मुझे वापस भी मिल गए तो क्या वो मेरा कॉस्ट हुआ? नहीं ना. तो यही बात है, अगर आप लोगों ने कोई इनपुट जीएसटी इंकर किया लेकिन यू आर एबल टू क्लेम द क्रेडिट ऑफ इट, देन इन दैट केस इट इज नो मोर अ कॉस्ट फॉर यू. ठीक है, उसको छोड़ दो. हाँ, लेकिन अगर मान के चलो मैंने कुछ टैक्स भरा है लेकिन मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, मतलब मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिला, आई एम नॉट गेटिंग एनी कैश बैक, then in that case that is definitely my cost and that is also to be included in expenses on purchase. एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा होगा नहीं, नॉर्मली हमें क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे 500 रुपए का खर्चा लगा लेकिन मुझे क्रेडिट सिर्फ 300 रुपए का ही मिला. ठीक है, मेरे जेब से मैंने जो टैक्सेस भरे हैं वो 500 रुपए भरे लेकिन मुझे क्रेडिट मिला है 300 रुपए का. तो इसका मतलब क्या हुआ? आप ऐसा समझो, क्रेडिट मिला मतलब जैसा कैशबैक मिला वैसा समझ लो. फिलहाल वो एडजस्ट होता है एक्चुअली, लेकिन ऐसा समझ लो आप लोग सब फिलहाल समझने के लिए. जिनको जीएसटी के बारे में नहीं पता उनके लिए कह रहा हूं. तो अगर मेरे जेब से 500 रुपए खर्च हुए और 300 रुपए वापस मिल गए तो नेट कॉस्ट कितना पड़ा भाई? मुझे 200 रुपए पड़ा ना. सो दैट ओनली विल बी इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस ऑन परचेज. ठीक है, अगर बहुत सारा घुमाना हो तो ऐसा कुछ किया जाएगा. अब उसके बाद अगर मैं देखूं तो परचेज रिटर्न, सर जो भी परचेज किए वो ऐड किए थे रिटर्न करती है तो माइनस करूंगा, जाहिर सी बात है. ठीक है, ओके. माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वॉट एवर इज द क्लोजिंग स्टॉक दैट इज स्टिल नॉट कंज्यूम्ड, अभी भी मेरे पास पड़ा है इसलिए वो मुझे माइनस करना है. इट इज नॉट कंज्यूम्ड, आई एम कैलकुलेटिंग व्हाट इज कंज्यूम्ड, है ना. हाँ जी. और उसके अलावा स्क्रैप सेल. स्क्रैप सेल का मतलब क्या हुआ? सर ये भी कंज्यूम थोड़ी ना हुआ, कुछ रॉ मटेरियल खराब हो गया और मैंने उसे ऐवे ही बेच दिया या कुछ भी कर दिया, तो ऐसी चीजों को भी मुझे वहां से हटा लेना है. ठीक है, सो दिस इज रॉ मटेरियल कंज्यूम. विल स्टार्ट विद दिस. आफ्टर रॉ मटेरियल कंज्यूम, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम को ही हम अक्सर डायरेक्ट मटेरियल इस नाम से भी पुकारते हैं. ठीक है, इसलिए कभी कभी आप देखना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ऐसा भी कहा जाता है.
ठीक है। लेकिन हाँ, एक और बात बता दूं कि इसमें एक चीज और ऐड हो सकता है विच इज नॉट रॉ मटेरियल कंज्यूम। व्हाट इज दैट सर? प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। अब ये क्या होता है सर? प्राइमरी पैकिंग मटेरियल मतलब समझो, पैकिंग मटेरियल भी दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी, एक को कहते हैं सेकेंडरी। ठीक है, अब जरा सोच के देखिए हम लोग मान के चलिए कोई भी सामान खरीदते हैं, तो सामान को अपने पास ले आने के लिए अक्सर हमें कुछ ना कुछ एक पैकिंग सर्विस की जरूरत पड़ती है। तो वो पैकिंग तो नॉर्मल चीज है, लेकिन अगर आप सोच के देखो तो कुछ चीजों के बगैर, किसी तरह के पैकिंग के बगैर कुछ प्रोडक्ट्स सेलेबल ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप सोच के देखो, अगर मान के चलो आपको टूथपेस्ट खरीदना है, ठीक है, तो टूथपेस्ट खरीदने जाते हो तो आपको कैसा एक कार्डबोर्ड का एक बॉक्स दिखता है और उसके अंदर एक ट्यूब दिखाई देता है जिसके अंदर पेस्ट रखा हुआ है, राइट? अब ऐसे दो पैकिंग डिवाइस यूज किए, एक तो वो ट्यूब और दूसरा वो कार्डबोर्ड का बॉक्स। ठीक है, अब जरा सोच के देखिए, क्या वो टूथपेस्ट उस कार्डबोर्ड बॉक्स के बगैर भी सेलेबल है? विदाउट दैट कार्डबोर्ड बॉक्स बेचा जा सकता है कि नहीं? अच्छा, वही पे भी आप सोच के देखो एक बार, सिर्फ उस ट्यूब में जिसके अंदर उस पेस्ट को डाला हुआ है, वो ट्यूब के बगैर ऐसे खुला पेस्ट बेच सकते हैं क्या? टूथपेस्ट, सोच के देखो, दुकान में जाओगे टूथब्रश लेके, ए भाई थोड़ा टूथपेस्ट देना, होगा क्या ऐसा? नहीं ना। कैन आई से विदाउट दैट ट्यूब इट इज नॉट सेलेबल? समझ रहे हो मेरी बात को? कार्डबोर्ड बॉक्स इज सेकेंडरी बट दैट ट्यूब इज प्राइमरी। समझ रहे हो? ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप सोच सकते हो। जैसे इंक खरीद रहे हो तो इंक के भी बॉटल्स आते हैं, राइट? उस बॉटल के बगैर ऐसे खुला इंक नहीं सेल किया जा सकता। कुछ समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे कुछ कुछ चीजें होती है जिसके बगैर हम उसे सेल ही नहीं कर सकते, तो इन्हें कहा जाता है प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। लेकिन कुछ चीजें होती है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन या कन्वीनियंस के लिए यूज होता है, तो इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। सो प्लीज नोट, primary packing material will also form part of the direct material cost, not the secondary packing material. ठीक है, ओके, चलिए ये हुआ। अब इसके अलावा मैं जो गुड्स बना रहा हूं उसके लिए मुझे जो लेबरर है जो उस गुड्स को बना रहा है उसको जो पैसे दूंगा, इसे कहा जाता है डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर, है ना? अब इसके अलावा कभी कभी मुझे इंकर हो सकता है कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस। दीज आर वेरी वेरी रेयर, प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी रेयर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं किसी का इंटेंजिबल राइट यूज करने जा रहा हूं, इंटेंजिबल असेट जो उसने अपने नाम से रजिस्टर करवा के रखा है, ठीक है, उस यूज को करते हुए मैं गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, तो सर मुझे उसे देना पड़ता है रॉयल्टी। ठीक है, अब ये रॉयल्टी क्या होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना के डाला हुआ है, तो अगर किसी को चाहिए होगा तो आप उसे शॉर्ट्स में देख सकते हो, आपको मिल जाएगा रॉयल्टी क्या होता है। ठीक है, एनीवेज, तो मुझे वो जो रॉयल्टी देना है वो प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? सो वो जो रॉयल्टी है दैट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे कुछ सिलेक्टेड चुनिंदे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोगों ने यहां पे कवर किया। वी हैव अ सेपरेट चैप्टर फॉर दिस, सो आई विल बी कवरिंग दैट इन डिटेल लेटर। ठीक है, तो ये तीनों को अगर मिला लिया जाए तो ये हो गए मेरे टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, जिसे हम प्यार से प्राइम कॉस्ट के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? इट इज नथिंग बट द डायरेक्ट कॉस्ट व्हिच इंक्लूड्स डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अलावा होते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिन्हें हम प्यार से पुकारते हैं बाय द नेम ऑफ ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स डजंट मीन अ कॉस्ट दैट गोज ओवर द हेड्स। ओवरहेड्स का मतलब होता है वो कॉस्ट जो इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। ठीक है, आते हैं अभी उस पे भी। तो ये हम लोग सबसे पहले आ गए प्राइम कॉस्ट में। प्राइम कॉस्ट के बाद जो नेक्स्ट आता है, ये शुरू हो गए ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स का बेसिक मीनिंग अगर मैं आपको बता दूं तो सर, डायरेक्ट कॉस्ट इज समथिंग व्हिच इज एसेंशियल और डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और द सर्विस। उस प्रोडक्ट या उस सर्विस के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता विदाउट दिस डायरेक्ट कॉस्ट। अब कोई भी चीज दिमाग में लाओ, आप ये शर्ट बना रहे हो, ठीक है, शर्ट बना रहे हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में मेरे ख्याल से क्लॉथ आएगा, करेक्ट? इस क्लॉथ के बगैर आप सोच भी नहीं सकते कि आप शर्ट बनाओगे। सो दैट क्लॉथ इज अ डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, लेकिन जरा सोच के देखिए, ऐसे बहुत सारे, जैसे अच्छा चलो एक और एग्जांपल दे देता हूं। आप क्लास में आए हो, तो क्लास में आए हो तो यू नीड अ स्टडी मटेरियल, यू नीड अ बुक, अ नोट्स, राइट? तो ये जो बुक है, ये सब चीजें जो है, दिस इज डेफिनेटली अ डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन जरा सोचो, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम कर रहे हो। मेरे क्लास में मान के चलो लगभग 200 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? अब ये 200 लोग बैठे हुए हैं, देन इन दैट केस जस्ट इमेजिन वन थिंग, इलेक्ट्रिसिटी तो सभी कंज्यूम कर रहे हैं। Can you tell me that what is the exactly electricity charge consumed by one of the students? Can you tell me? Identifiable है? मुश्किल है, राइट? अगर मेरा 12,000 रुपए का बिल आया है तो वो 12,000 रुपए में से आपको कितना कॉस्ट लगा है?
डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, करेक्ट, क्योंकि वहां पे बहुत सारे अलग अलग बैचेस हो रहे हैं, जिनमें से आपका एक बैच है और आपके बैच में आप एक बंदे हो, तो आपने कितना कंज्यूम किया आई डोंट नो, राइट? तो यहां मुझे प्रोपोर्शनली कुछ ना कुछ एक अंदाज लगा के कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज ऑल्सो कॉस्ट, बट दिस इज नॉट अ डायरेक्टली रिलेटेबल कॉस्ट, दिस इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। और ऐसे ही इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम कहते हैं ओवरहेड्स, ठीक है? सिंस इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल ऑन पर यूनिट या पर स्टूडेंट या पर सर्विस बेसिस, हम इसे नॉर्मली पीरियोडिक बेसिस से आइडेंटिफाई करते हैं। सो व्हाटएवर। अब अगर मैं ओवरहेड्स की बात करूं, ओवरहेड्स में भी हम तीन अलग अलग मेजर हिस्से कर देते हैं। सबसे पहला होता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स या फैक्ट्री में लगने वाला ओवरहेड्स, यानी फैक्ट्री में लगने वाला इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री में लगने वाला, ठीक है? प्लीज नोट, यही फैक्ट्री में लगने वाला डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट में आ गया। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट उसी फैक्ट्री में लगने वाले इनडायरेक्ट मटेरियल। सर ये क्या हो सकता है इनडायरेक्ट मटेरियल? सोच के देखिए सर, जैसे मान के चलिए मैं रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूं, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, लेकिन वहीं पे वो रॉ मटेरियल के अलावा और भी चीजें लग रहा है। जैसे आप फैक्ट्री के बारे में अगर इमेजिन करोगे तो कभी कभी देखोगे आप लोग वो ऐसे रबर ग्लव्स, रबर शूज, हेलमेट, ऐसे गॉगल्स वगैरह पहनते हैं फॉर प्रोटेक्शन, वेल्डिंग रिलेटेड काम इमेजिन करो, वहां पे वैसे गॉगल्स वगैरह पहने जाते हैं। अब ये यूज एंड थ्रो नेचर के होते हैं, कोई पार्टी गॉगल्स नहीं होते, राइट? तो जरा सोच के देखो, ये भी एक तरह के मटेरियल ही है, लेकिन दीज आर नॉट डायरेक्ट मटेरियल। समझ रहे हो मेरी बात को? सो ऐसे चीजों को हम कहेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल रिलेटेड टू फैक्ट्री। इसी तरह से इनडायरेक्ट लेबर रिलेटिंग टू फैक्ट्री, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, इन सबको हम लोग कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो भाई फ्लो को देख रहे हो, लॉजिकल फ्लो। सबसे पहले मैंने डायरेक्ट कॉस्ट को देखा, फिर मैं फैक्ट्री में लगने वाली बाकी की कॉस्ट को पकड़ रहा हूं, जिन्हें मैं कह रहा हूं फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब इन दोनों को अगर मैं टोटल कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा व्हाट इज द टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है? लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट ऐसा है कि मैं इस फैक्ट्री कॉस्ट को कहूंगा इस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि यहां पे कुछ और भी एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं, और वो है WIP। सो इफ देयर इज एनी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड इफ देयर इज एनी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वी नीड टू एडजस्ट दैट हियर, ठीक है? तो वो ध्यान में रखे, इसलिए मैंने वहां पे नाम दिया है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। वो नहीं भी दे सकते हो, लेकिन ध्यान में रखने के लिए ऐसा कह रहा हूं मैं। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में यू विल ऐड द ओपनिंग WIP एंड यू विल डिडक्ट द क्लोजिंग WIP। जब ये चीज कर लिया जाए तो मुझे जो मिलता है उसे हम लोग कहते हैं द नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है? नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाने के बाद नेक्स्ट व्हाट? नेक्स्ट आई विल बी लुकिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ठीक है? तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अगर है, वी विल बी एडिंग देम हियर। अक्सर आप देखना कि इन्हें एस्टिमेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कई बार हम इसे एक परसेंटेज बेसिस में एस्टिमेट कर देते हैं कि भाई इस कॉस्ट का इतना % होगा, ठीक है? तो ये एक एस्टिमेट है, ध्यान रखना। ये ऐड करने के बाद मुझे मिल जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? नाउ दिस इज द कॉस्ट दैट वी हैव इंकर्ड एक्चुअली टू प्रोड्यूस द गुड्स, ठीक है? यहां ही अगर मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर चुका, इससे अगर इसे डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, ठीक है? ओके, अब यहां पर कोई भी फिनिश गुड्स अगर मेरे पास पहले से रखा हुआ था जो मैंने अभी प्रोड्यूस नहीं किया, प्लीज अंडरस्टैंड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने कैलकुलेट किया, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस फ्रेश। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मेरे पास पहले से कुछ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस रखे हुए थे, तो जब मैं इस ओपनिंग स्टॉक और इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का टोटल लेता हूं, इससे मुझे पता चलता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी दुकान में कितना टोटल सामान रखा हुआ है, ठीक है? सो ओपनिंग स्टॉक जो पहले से रखा हुआ है प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी जो मैंने फ्रेश अभी अभी बनाया है, इनकी मदद से मुझे मिलेगा व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है? अब ये सारे अवेलेबल थे, मैं बेचना तो चाहता था लेकिन बेच नहीं पाया, कुछ यूनिट्स बेच पाया, कुछ यूनिट्स नहीं बेच पाया। तो जो नहीं बेच पाया उन्हीं को हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो मुझे यहां से माइनस करने पे मिल जाएगा द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट? सो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर दो माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कर दो, यू विल बी गेटिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है? नाउ दिस इज द कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स दैट वी हैव सोल्ड, राइट? सो अब यहां पर सेल करते वक्त भी तो कुछ एक्सपेंसेस लगेंगे लाइक कमीशन एंड ऑल, राइट? तो ये चीज को जोड़ा जाएगा एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है? अब जरा सोच के देखिए, सिर्फ सेलिंग नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन भी। आज के जमाने में, मॉडर्न जमाने की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन ई कॉमर्स का जमाना है। So suppose you want to sell more and more units. So what you can do is you can get your product listed in any particular say website like Amazon या Flipkart या ऐसे कोई भी जगह पे, right?
आपको क्या लगता है वो लोग फ्री सर्विस दे रहे हैं? नहीं ना, वो भी तो कुछ चार्ज करेंगे। तो सर जी समझिए बात को, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पहुंचाने के लिए भी आपको कमीशन देना पड़ेगा, है कि नहीं? पहले तो सेल करने के लिए कमीशन देना पड़ेगा, और सेल करने के अलावा उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी कभी कभी आपको एडिशनल एक्सपेंसेस इंकर करने पड़ सकते हैं। यहीं पे आ जाएंगे फ्री होम डिलीवरी। फ्री होम डिलीवरी कस्टमर के लिए होता जरूर है, लेकिन आपको तो कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगा ना। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आ गए, राइट? आज के जमाने में जहां पे जोमेटो स्विगी की बात करो, भाई साहब घर पे बैठे बैठे आप लोग खाना ऑर्डर कर देते हो, आपके पास पहुंच जाता है, लेकिन क्या उसमें कोई एक्सपेंस या कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता? होता है, राइट? सो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, राइट? तो ये एंड में आया, ये सब भी जोड़ लिया। तो अब जाके जब ये सब का टोटल लूंगा, मुझे पता चलेगा व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसी को हम लोग टोटल कॉस्ट भी कहते हैं, या इसे टेक्निकल भाषा में कॉस्ट ऑफ सेल्स कहा जाता है, ठीक है? सो ये है हमारा फाइनल टोटल कॉस्ट ऑफ दोस यूनिट्स दैट वी हैव एक्चुअली सोल्ड, है ना? अब यहां से मुझे पता चलेगा कि भाई मेरा अल्टीमेट पर यूनिट कितना पैसा मेरे जेब से खर्च हुआ, जो मुझे मिनिमम चाहिए ही चाहिए रिकवर करने के लिए कॉस्ट, और इसके अलावा मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट भी तो चाहिए। तो इसी टोटल कॉस्ट में जब मैं ऐड कर देता हूं प्रॉफिट, इसकी मदद से मुझे पता चलता है कि व्हाट इज द एक्चुअल टोटल सेल्स, राइट? दिस इज व्हाट इज कॉस्ट शीट। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी अभी डिस्कस किया, इससे आप लोगों का कॉस्ट शीट अच्छी तरह से दिमाग में बैठ गया, क्योंकि पहली बात अगर दिमाग में बैठ जाए ना, तो लिखने का प्रेजेंटेशन हम किसी ना किसी तरह से सीख ही लेते हैं, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। एक एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ जाए। वैसे मैंने एक तो वैलेंटाइंस डे के दिन ऑलरेडी एक कॉस्ट शीट बना के दिया हुआ था, अगर आप लोगों ने उसे देखा है तो बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे जहां तक, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो मैं एक और आपको एक एग्जाम्पल देता हूं सिंपल भाषा में समझने के लिए। तो मान के चलो कि हम लोग एक हमारा जो क्लाइंट है, वो क्लाइंट इज अ बिरयानी हब, ठीक है? बिरयानी से बहुत लोगों का दिल का कनेक्शन है, इसलिए अच्छी तरह से शायद आप लोग समझ पाओगे, ठीक है? अब यहां वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस वाला भी कॉन्सेप्ट आएगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई अभी फिलहाल, ठीक है? हाँ जी। तो मान के चलिए हम लोग ऐसे ही एक कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ऑफ बिरयानी। करे कैलकुलेट? चलिए, तो कॉस्ट शीट बनाने की कोशिश करते हैं। अब कॉस्ट शीट में मान के चलिए कि हमारे पास डिमांड आया फॉर अराउंड 100 प्लेट्स ऑफ बिरयानी। मान के चलिए हमारा रेस्टोरेंट है, और यहां पर हम 100 बिरयानी के प्लेट्स अप्रोक्सीमेटली बेच ही देते हैं एक दिन में। हाँ, अगर ऐसा है तो सर मेरे पास जो भी कस्टमर आएगा, मुझे मेन्यू कार्ड में उसका प्राइस तो पहले ही बताना होगा। प्राइस कहां से बताऊंगा? अंदाज लगा के बता दो कुछ भी, ये एक ऐसा ऐसा कर ले भाई, नहीं ना? तो मुझे प्राइस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मेरे जेब से खर्च कितना हो रहा है भाई, मुझे वो सब रिकवर करना है। अब जरा एक बार सोच के देखो, क्या बिरयानी में आप अगर वहां पे ध्यान से देख रहे हो तो आपको डायरेक्ट मटेरियल दिखाई दे रहे होंगे? सोच के देखो, राइस दिख रहा है, डायरेक्ट मटेरियल। मसाले दिख रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल। ऑयल या घी वैसे दिख नहीं रहा, लेकिन वो है वहां, उसके बगैर तो वो बनेगा ही नहीं, राइट? डायरेक्ट मटेरियल। उसके अलावा जिस चीज का भी बिरयानी है, डिपेंड करता है, चिकन बिरयानी तो चिकन, मटन बिरयानी तो मटन, वहीं पे वेजिटेरियन जितने भी जन हैं उनके लिए पनीर डाला है तो पनीर पुलाव, सॉरी आई मीन चलिए चलिए व्हाटएवर, हाँ अभी वो डिबेट नहीं करेंगे अभी, है ना? हाँ जी। तो ये वहां पर हम लोगों ने जो डायरेक्ट मटेरियल है वो तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन सोच के बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, क्या कॉस्ट इज लिमिटेड टू ओनली दीज? अगर ऐसा ही सोच के चलोगे ना, तो बिजनेस में प्रॉफिट कभी नहीं होने वाला। आपको यहां पे और भी बहुत सारे कॉस्ट दिखाई देंगे जो दिख नहीं रहे लेकिन है, ओके? इन्हीं को हम कह रहे हैं ओवरहेड्स, ठीक है? तो ये सबको ध्यान में रखते हुए लेट्स कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 100 प्लेट्स ऑफ बिरयानी। रेडी? कैलकुलेटर लेके रेडी हो जाओ, ठीक है? चलो देखते हैं। तो कॉस्ट शीट में मैं अगर ऐसे नॉर्मल फॉर्मेट में अगर आगे बढ़ जाऊं, तो देखो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं डायरेक्ट मटेरियल, यानी मुझे क्या क्या चीजें लगे, ठीक है? सबसे पहले यहीं से शुरुआत होगी, फ्लो, है ना? लॉजिकल फ्लो। अब जरा सोच के देखो, सबसे पहले मैंने लिख लिया राइस। 100 प्लेट के लिए मैंने अंदाज बेसिस से 30 केजीज पकड़ के रखा है। अब यहां पे एक्सपर्ट्स, जो भी कुकिंग एक्सपर्ट्स है, ऑल द शेफ्स आउट देयर, वो लोग मेरे इस पे थोड़ा करेक्शंस कर लेना। मैंने अंदाजन पकड़ा हुआ है, और मैंने अंदाजन एट रेट 100 वाला पर केजी वाला राइस पकड़ा हुआ है, यानी मेरे जेब से लगभग 3000 रुपए राइस के लिए खर्च हो जा रहे हैं हर रोज, ठीक है? वहीं पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि चिकन बिरयानी है, आप लोग अज्यूम कर लेना अकॉर्डिंगली, जैसा भी है मुझे कोई तो कॉस्ट पकड़ना होगा, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली चिकन बिरयानी के हिसाब से चिकन का कॉस्ट पकड़ के रखा हुआ है। अप्रोक्सीमेटली मैंने 50 केजीज चिकन पकड़ा हुआ है, और 300 पर केजी के हिसाब से मैंने 15,000 का कॉस्ट पकड़ा हुआ है, ठीक है? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज एन एस्टिमेट। द एस्टिमेट कैन गो अप, कैन गो डाउन, डिपेंड्स, एंड दैट्स द वेरिएंस,
ओके, बट वेरिएंस बाद में देखेंगे, अभी नहीं, है ना। इसके अलावा मैंने यहाँ पे पकड़ लिए स्पाइसेस, अलग अलग तरह के मसाले लगते हैं भाई, बिरयानी मसाला, ये वो दुनिया भर के सब चीजें लगते हैं, राइट। मैंने अंदाजन 2000 रुपए पकड़ लिया यहाँ पे, राइट। इसके अलावा घी या ऑयल, एज द केस पे भी, मैंने घी पकड़ा हुआ है फिलहाल। रेस्टोरेंट्स में ज्यादातर घी वाले बिरयानी बेचते हैं, तो यहाँ पे 5 kg अप्रोक्सीमेटली मैंने पकड़ा है एट रेट 500 पर केजी, यानी 2500। तो ये सब मिला के मुझे पता चल गया व्हाट इज द टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, यानी लगभग 22,500 का खर्चा हो रहा है फॉर 100 प्लेट्स ऑफ बिरयानी, ठीक है, ओके। बट सिर्फ इतना नहीं है, कुछ और भी है। क्या क्या है, चलिए देखते हैं। सर ये बिरयानी का सिर्फ सामान है, बनाने के लिए हमें तो आता नहीं, हमने एक शेफ रखा हुआ है और उसको भी तो पैसे देने होंगे। तो यहां आ जाता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। सो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में मैंने शेफ का कॉस्ट और जो भी हेल्पर्स है उन सब का कॉस्ट मिला के लगभग 5,000 रुपए का खर्चा पकड़ा हुआ है, ठीक है, ओके। अब ये सब ऐड कर लेने के बाद कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे मान के चलिए चारकोल वगैरह का खर्चा लग रहा है ना। तो ये सब चीजों के पीछे मैंने लगभग 1,000 रुपए का कॉस्ट पकड़ा हुआ है, एंड हेंस अल्टीमेटली व्हाट इज द टोटल प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 28,500 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ओके। अब सिर्फ यहां तक तो लिमिटेड है नहीं, कुछ और भी चीजें लग रहा है। क्या लग रहा है सर, चलिए आगे देखते हैं। इसके आगे मुझे लग रहा है क्या हुआ भाई, आगे बढ़ जा, हाँ बढ़ा अभी आगे, ठीक है, हाँ जी। अब नेक्स्ट मुझे लग रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब हमारा फैक्ट्री तो हमारा किचन है भाई, है कि नहीं। तो हमारे किचन में मुझे क्या क्या अलग अलग एक्सपेंसेस लग रहे हैं, कॉमन एक्सपेंसेस, जरा सोच के देखते हैं। सबसे पहले तो किचन का गैस, किचन का इलेक्ट्रिसिटी, अप्रोक्सीमेटली यहां पे 2000 पकड़ा हुआ है मैंने, ठीक है। इसके अलावा किचन के जो इक्विपमेंट्स है, जो भी सामान यूज हो रहे हैं, मे बी माइक्रोवेव यूज हो रहा है, मे बी यूटेंसिल्स यूज हो रहे हैं, एज द केस में भी भाई उनका भी तो मुझे कुछ ना कुछ एक डेप्रिसिएशन पकड़ना होगा। उनका 100% कॉस्ट नहीं पकड़ सकता हो, राइट, क्योंकि वो तो अभी भी यूजेबल है, वो शायद 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल यूज होंगे। तो मुझे प्रोपोर्शनेटली उनका कुछ कॉस्ट पकड़ना है, जो कि मैंने अप्रोक्सीमेटली 1,500 पकड़ के रखा हुआ है। तो ये मिला के मैंने अप्रोक्सीमेटली फैक्ट्री ओवरहेड्स पकड़ा है 3,500, ठीक है, ओके। तो मेरा अल्टीमेटली यहां तक का कॉस्ट कितना लगा, वो प्राइम कॉस्ट लगा था शायद से 28,500 ऐसे ही कुछ था, है ना, और ये हुए 3,500, राइट। तो सब मिला के कितना कॉस्ट लगा अब तक, इसी को हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, है ना। तो फिलहाल मैंने इसे फैक्ट्री कॉस्ट ही कहा है, ग्रॉस और नेट में डिवाइड नहीं किया, क्योंकि यहां बिरयानी में कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होगा, है ना। वो कुछ लॉन्ग टर्म यूनिट्स में ही हो सकता है, बिरयानी जैसे चीजों में नहीं, है ना। हाँ जी, तो सर फैक्ट्री कॉस्ट फिर मेरा 32,000 लग गया अब तक, राइट, ओके। अब नेक्स्ट यस, सो सॉरी, टेक्निकल कुछ इशू आने की वजह से। लेकिन आपको एक बात बता दूं, मैं, मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि जब बाधाएं आए तो सक्सेस श्योर है, ठीक है। तो अच्छा हुआ ये बाधा आया, हम सक्सेस के और थोड़ा करीब हो गए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रिवाइंड करके आपको बता देता हूं कि हम लोग कहां थे। तो मैंने आपको बताया था कि सर हम लोगों ने अभी तक फैक्ट्री में जो भी कॉस्ट इंकर किया वो टोटल था 32,000 रुपए, ठीक है। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि सर सेल करने से पहले मुझे कुछ ना कुछ तो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड भी एक्सपेंसेस लगेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो मैंने एक्सपेंसेस पकड़े वो है, सर एक मैनेजर तो रखा होगा हम लोगों ने, तो मैनेजर को सैलरी दी है हम लोगों ने, अंदाजन मैंने यहाँ पे 1,500 रुपए पकड़ के रखा हुआ है। ये याद रखना, मैंने मंथली कॉस्ट नहीं पकड़ा है, मैं से 100 प्लेट्स बिरयानी का कॉस्ट पकड़ रहा हूं। तो प्रोपोर्शनेटली यहां पे मैंने कुछ कॉस्ट अलॉट किया हुआ है। अब ये कैसे किया जाता है, इसी के लिए आपको देखना पड़ेगा ओवरहेड्स, टॉपिक ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है। वहीं पे अगर मैं आ जाऊं कुछ और भी एक्सपेंसेस लाइक स्टेशनरी का एक्सपेंसेस, है ना, या जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, सब मिला जुला के मैंने अप्रोक्सीमेटली 500 रुपए पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब मिला के अब मुझे पता चलेगा ओवरऑल यहां तक का कॉस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ओके। अब दोस्तों बात को समझिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने यहां पे तो कैलकुलेट कर लिया 34,000, लेकिन साथ ही साथ लेट मी टेल यू कि अगर मेरे पास कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे यहां पर उसे एडजस्ट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में पहुंचना होता और फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करता, ठीक है। तो प्लस मैं इतना जरूर बता दूं आप लोगों को कि हम बिरयानी की बात कर रहे हैं, बिरयानी पेरिशेबल नेचर का होता है भैया, है ना। तो ओपनिंग स्टॉक पहले से रखा हुआ है हमारे पास, ऐसा होगा नहीं, है ना, इसलिए वो स्टेप यहां पर नहीं आ रहा है ना। तो मैं अब यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट हो जाने के बाद के स्टेप में अगर आ जाऊं, ठीक है,
ओके, एक मिनट। हाँ जी, तो इसके बाद मैं अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुंचने की जगह सीधा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड कर रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस करना होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे पहुंचना होगा, फिर आप ये एडजस्ट करोगे, ठीक है। फिलहाल मैं यहां पे डायरेक्टली एडजस्ट कर रहा हूं। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सर मे बी पैकिंग मटेरियल, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज द सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल, ठीक है। कोई ना कोई बॉक्स वगैरह किसी ना किसी में तो आप बेचोगे ना इसे, तो पैकिंग मटेरियल 100 कंटेनर्स, 20 रुपए का रेट मैंने अंदाजन पकड़ के रखा हुआ है, तो 2000 रुपए मुझे यहाँ पे खर्चा लग गया, ये कम ज्यादा हो सकता है बिल्कुल। डिलीवरी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आ गए, है ना, ये लगभग 1000 रुपए पकड़ के रखा हुआ है मैंने। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट, फिर फ्लायर्स वगैरह, कभी कभी हम लोग ऐसे ही मेन्यू कार्ड या ऐसा कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ जगह जाके बांटा जाता है, तो ये सब का जो एक्सपेंस है ये अंदाजन मैंने 500 रुपए पकड़ के रखा हुआ है। सो ये सब मिला के टोटल सेलिंग ओवरहेड्स मुझे लगभग 3500 लग गए, और हेंस यहां तक का ओवरऑल टोटल कॉस्ट जो लगा ये लगभग 37,500 लग गया, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया दोस्तों, मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में फोकस कर रहा हूं, फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जितने भी यूनिट्स मैंने सोचे, अब जरा सोच के देखो, यहीं पे मैं 100 प्लेट की जगह 1000 प्लेट सोचता, 500 प्लेट सोचता, या इवन 10 प्लेट सोचता, तो मेरे कॉस्ट में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज आ जाता, लेकिन वो चेंज मस्ट हैव बीन लॉजिकल, ऐवी कुछ तो भी नहीं, राइट। तो ये जो मैंने कॉस्ट कैलकुलेट किया, इसे एक शीट में प्रेजेंट किया, एंड दिस इज व्हाट इज माय कॉस्ट शीट, एज सिंपल एज दैट। इससे मुझे क्लैरिटी आ गया कि व्हाट इज द कॉस्ट पर प्लेट। जैसे 37,500 इज माय टोटल कॉस्ट, अब इसी को अगर मैं डिवाइड कर दूं बाय 100, तो मुझे पता चल जाएगा कि व्हाट इज द कॉस्ट पर प्लेट या पर केजी या जैसा भी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पर केजी लिखा है, वो पर प्लेट भी हो सकता है, जैसा भी है। 37,500 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 375 रुपए। अब इसमें मेरा प्रॉफिट ऐड करके आई विल बी सेलिंग इट, जैसे मान के चलिए मुझे पर प्लेट या पर केजी 125 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो वो ऐड करने के बाद आई विल गेट 500 रुपीज एज माय सेलिंग प्राइस। परसेंटेज बेसिस में भी डिफाइन किया जा सकता है, करेक्ट। सो दोस्तों, ये जो मैंने आपको यहां तक बताया, इससे मैं उम्मीद करता हूं कि कॉस्ट शीट पूरी तरह से अच्छी तरह से रिकलेक्ट हो गया, दिमाग में बैठ गया, राइट। ओके, तो अगर यहां तक हो चुका है, तो इसके आगे अब हमें देखना है कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन, और यहां पे मैं आपको एक फ्लो बताता हूं, उस फ्लो में आप लोग आगे बढ़ना, ठीक है। चलिए, तो लेट्स सी द क्वेश्चंस नाउ। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग के मॉड्यूल में, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पर यह हमारा आ गया प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड एसेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, कहने के लिए दिस इज चैप्टर नंबर 1.5, यानी शुरुआत में इन्होंने कवर करके रखा हुआ है। बट एट द सेम टाइम मजे की बात यह है कि इन्होंने इसी चैप्टर में अज्यूम कर लिया कि आपको चैप्टर 2 का भी पता है, 3 का भी पता है, 4 का भी पता है, 5 भी पता है, 6 भी पता है, 7 भी पता है, सब पता है, और वो सब का एप्लीकेशन करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने डाल दिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आपने यहां पर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, सिर्फ यही आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए राइट नाउ, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस को मैं पेंडिंग छोड़ना ज्यादा सही समझूंगा, क्योंकि इसके लिए आप लोगों को थोड़े आगे के टॉपिक्स का भी नॉलेज होना जरूरी है। सो इफ यू आर ऑलरेडी डन विथ ऑल द टॉपिक्स, अपने पूरा कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है, यहां पे फिर से पढ़ने जा रहे हो, देन इन दैट केस नो प्रॉब्लम, अब बिल्कुल पढ़ो। लेकिन अगर यू आर अ फर्स्ट टाइमर और आपने अभी तक सारे टॉपिक्स कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, आप मेरे भरोसे यहां पे हो और आपको मैं पूरा का पूरा कवर करवा दूंगा। अगर आप मेरे भरोसे हो तो लेट मी अश्योर यू, बिल्कुल टेंशन मतलब मैं पूरा करवा दूंगा आपको। लेकिन हाँ, इतना भी बता दूं आप लोगों को कि अगर आप पहली बार कर रहे हो, तो जो सीक्वेंस में जो क्वेश्चंस को मैं पेंडिंग छोड़ने बोलूंगा ना, आंख बंद करके उनको पेंडिंग छोड़ देना, उनको अभी मत देखना। उस पर बिल्कुल हम लौट के आएंगे और देखेंगे, 100% लौट के आएंगे देखेंगे, लेकिन नॉट नाउ, ठीक है। पहले कुछ और क्लैरिटी ले लेंगे, फिर वापस आएंगे, ठीक है। ओके, चलिए, तो यहां पर ये सबसे पहले कॉस्ट शीट के बारे में इन्होंने कहा हुआ है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यही इन्होंने कहा है। तो आप लोग ये इलस्ट्रेशन 2 बिल्कुल सॉल्व करना, लेकिन सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप इलस्ट्रेशन 2 से शुरू करने की जगह, इलस्ट्रेशन 2 मैं नहीं करवाऊंगा, मैं आपको ही दूंगा सॉल्व करने के लिए, आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक और बात बता दूं आपको, कॉस्ट शीट भी दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट, दूसरे को कहा जाता है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट सारे कॉस्ट कैलकुलेट हो जाने के बाद, मतलब कैलकुलेट मतलब डिटेल्स आ जाने के बाद कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द एक्चुअल बिल्स। आपके पास सारे बिल्स रखे हुए हैं, उसके बेसिस में जब आप कॉस्ट शीट बना रहे हो, दैट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट, जो एग्जाम में नहीं आता, लगभग नहीं आता, ठीक है। हमें जो आता है वो आता है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, जो कि बजटेड बेसिस में होता है। यहां बहुत सारे एस्टिमेट्स लगाने होते हैं,
ठीक है, तो यही वाला कॉस्ट शीट एग्जाम में आता है। तो हम लोग यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट ही देखेंगे। तो अगर इलस्ट्रेशन 2 देख रहे हो, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे अलग अलग एक्सपेंसेस के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है, लेकिन अगर आप देखो तो द मेन चैलेंज दैट यू विल फेस विद कॉस्ट शीट इज द डेटा विल नॉट बी इन अ फ्लो, ठीक है, एंड नंबर 2 द डेटा विल बी नॉट रेडीली गिवन, कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको सही चीज को सही तरह से कैलकुलेट करके आगे बढ़ना है। तो यहां इस क्वेश्चन में द मेन पॉइंट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द फ्लो, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब वो फ्लो आप लोगों को समझ में आ गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कैटेगरी में मैं नहीं डाल रहा हूं, बट हां प्रैक्टिस कैटेगरी में जरूर डालूंगा। यू नीड टू लुक एट दिस क्वेश्चन वंस। लेकिन वन आई विल सजेस्ट कि आप लोग अभी सबसे पहले आ जाओ टू इलस्ट्रेशन नंबर 6, यहां आ जाओ। यू शुड स्टार्ट विद दिस वन, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 6 से हमने शुरू करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 में सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैज रिसीव्ड एन इंक्वायरी फॉर व्हिच यू आर सपोज्ड टू सबमिट अ कोटेशन, ओके। द बिल ऑफ मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द जॉब स्टेट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल, ओके। पहले तो आप समझ लो कि क्लाइंट कौन है। क्लाइंट है एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इसके लिए हम लोग कॉस्ट शीट बना रहे हैं, ठीक है, ओके। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी इमेजिन करो, ये एड शूट्स वगैरह करते हैं, राइट, हाँ जी। तो इनके लिए क्या क्या कॉस्ट हो सकते हैं, जैसे बिरयानी में आप इन्वॉल्व हो गए, है ना, सोच पा रहे थे कि क्या क्या कॉस्ट लग रहा है, अब उसी तरह से एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बारे में जरा सोचने की कोशिश करो, ठीक है, ओके। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है पेपर 10 reams at rate 1800 per reams, then ink and other printing material, then binding material and other consumption। सर एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो प्रिंटिंग वगैरह तो करना ही पड़ेगा, वो सब के लिए ये सब कॉस्ट है। कैन आई से दीस आर द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ओके। आगे देखो, सम फोटोग्राफी इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, ओके। आप जरा इमेजिन करो, वो पेपर में कुछ प्रिंट भी अगर कर रहे हो तो कभी कभी कुछ कुछ जगह का, जैसे हमारा एक्चुअल आउटलेट कैसा है, हमारा स्टोर कैसा है और शॉप कैसा है ये सब की फोटोज वहां पे डालने पड़ सकते हैं, तो फोटोग्राफी की जरूरत पड़ेगी, है ना। The agency does not have a photographer as an employee. It decides to hire one by paying 10,000 to him. अरे भाई ये डायरेक्ट लेबर हो गया फिर तो, है ना, इसके बगैर तो काम होने नहीं वाला हमारा, ओके। एस्टिमेटेड जॉब कार्ड, जॉब कार्ड का मतलब होता है वो कार्ड जहां पर जॉब के डिटेल्स लिखे हुए रहेंगे, नथिंग एल्स, ठीक है, ओके। उसको देखेंगे हम लोग, जॉब कॉस्ट शीट है हमारे सिलेबस में, बाद में देखेंगे, ठीक है, हाँ जी। तो प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्पेसिफाइज दैट सर्विसेज ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयज विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। तो ये एक और एम्प्लॉयज है, कौन है, एक तो आर्टिस्ट लगेगा, स्केच वगैरह कई वगैरह बनाने पड़ते हैं, कभी कभी अच्छी तरह से लिखना पड़ता है ना, व्हाटएवर इट इज, तो आर्टिस्ट लगेंगे हमें। 12,000 पर मंथ पगार है सर, लेकिन इनका काम हमें सिर्फ 80 घंटे के लिए लगने वाला है इस जॉब के लिए। आप देख रहे हो कंजम्पशन, है ना, मतलब मैं पूरा का पूरा कॉस्ट कंसिडर नहीं करूंगा, आई विल लुक एट ओनली दैट प्रोपोर्शनेट कॉस्ट जो इस पर्टिकुलर काम के लिए लगने वाला है, ठीक है। तो यहां पे 80 घंटे का मुझे काम लगने वाला है, तो सोचना पड़ेगा, आएंगे अभी इसमें हम लोग। फिर कॉपीराइटर, कॉपीराइटर 10,000 पर मंथ पगार है, लेकिन इसका भी सर्विस हमें सिर्फ 75 आवर्स के लिए लगेगा, ठीक है। क्लाइंट सर्विसिंग 9,000 पर मंथ, लेकिन ये भी 30 आवर्स के लिए लगेगा, तो ऐसा कुछ ना कुछ है। तो आते हैं इसमें हम लोग। फिर प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, किसमें पकड़ोगे इसे, डायरेक्ट मटेरियल, हाँ जी। कितना है, 4,000 रुपए, ओके। प्रोडक्शन ओवरहेड्स 40% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, प्राइम कॉस्ट, ठीक है, ओके। While the selling and distribution overheads are likely to be 25% on the production cost, okay, the agency expects a profit of 20% on the quoted price, ठीक है। The agency works 25 days in a month and 6 hours a day. This is a very important sentence for us. यहां से हमें बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल मिल रहा है, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहां से अगर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मुझे डायरेक्ट मटेरियल में फोकस करना है। डायरेक्ट मटेरियल में यहां पर सबसे पहले तो ये आ गया, है ना, पेपर, फिर ये इंक का कॉस्ट आ गया, फिर ये बाइंडिंग मटेरियल का कॉस्ट आ गया, ये सब आ गया डायरेक्ट मटेरियल में, है ना। एक एक करके देखते हैं। सर 10 रीम लगेंगे 1800 पर रीम के हिसाब से, यानी टोटल खर्चा कितना हो गया, 10 इंटू 1800, 18,000, है ना। उसके अलावा इंक एंड अदर मटेरियल 5,000, उसके अलावा बाइंडिंग मटेरियल 3,000, और जो एंड में दिया हुआ था क्या था, वो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, दैट इज आल्सो डायरेक्ट मटेरियल। दोस्तों प्लीज याद रखना, अगर सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल दिया है देन इट इज नॉट पार्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, फिर वो सेलिंग ओवरहेड्स में आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये आया प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। अब इसकी मदद से मुझे पता चल गया फाइनली व्हाट इज माय प्राइम कॉस्ट या टोटल, सॉरी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, नॉट प्राइम कॉस्ट,
है ना? ओके, अब मुझे लेबर कॉस्ट पकड़ना पड़ेगा। लेबर में एक तो फोटोग्राफर है जो मुझे परमानेंटली इस काम के लिए लगने वाला है, तो मैंने उसका तो पूरा का पूरा पकड़ लिया, लेकिन बाकियों की अगर बात करें तो मैं प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करूंगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करूंगा, जरा कैलकुलेट करके देखो, सब लोग कैलकुलेटर लेके रेडी रहना। देखो भाई, अगर 25 दिन काम हो रहा है और 6 घंटे हर रोज काम हो रहा है ना, हर रोज 6 घंटे, एंड ऐसा एक महीने में 25 दिन, तो टोटल कितने आवर्स काम हो रहा है? 25 इंटू 6 कर लिया कैलकुलेट, ठीक है, कितना हो गया? 150 आवर्स आया। ओके, अब 150 आवर्स एक महीने का काम हो रहा है और एक महीने का पगार यहां हमें दिया हुआ है, एक महीने का सैलरी, राइट? तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो सैलरी है दिस इज फॉर 150 आवर्स, है ना? अगर ये पर मंथ है, देखना ध्यान से, अगर ये पर मंथ है तो मुझे पर मंथ आवर्स पता चल गया, तो ये कॉस्ट इज फॉर 150 आवर्स, है ना? अब आपको बस प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकालना है। सर अगर 150 कॉस्ट आवर्स का कॉस्ट है 12,000, तो फिर 80 आवर्स का कितना? समझे क्या करना है? 150 का कॉस्ट अगर 12,000 है तो 80 आवर्स का कितना? क्या होगा? प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करोगे, 12,000 इंटू 80 बाय 150, है ना? इसी तरह से बाकियों का भी कैलकुलेट करोगे, 10,000 इंटू 75 बाय 150, क्लाइंट सर्विसिंग 9,000 इंटू 30 बाय 150। कुछ समझे बात को, है ना? तो ये कैलकुलेट करके मुझे ये तीन मिल जाएंगे, ठीक है, ये आ गए। तो ये हो गया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, है ना? पूरे क्वेश्चन कोई डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में दिया नहीं है और बहुत कम क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के डिटेल्स दिखेंगे, ठीक है? तो ये आ गया मेरा प्राइम कॉस्ट, ठीक है? अब आगे का आसान है, आगे मुझे कौन सा पहले जोड़ना है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स की सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स? पहले प्रोडक्शन ओवरहेड्स, है ना? प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना है? 40% ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट, सो 53,200 का 40% निकाल लिया, ये आ गया प्रोडक्शन ओवरहेड्स। हेंस मुझे मिल गया द प्रोडक्शन या फैक्ट्री कॉस्ट। अब एडमिन ओवरहेड्स कुछ दिया है नहीं, इसलिए इग्नोर कर रहा हूं, सीधा जोड़ दूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स व्हिच इज 25% ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो सर 74,480 का 25% सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जोड़ दिया, टोटल कॉस्ट आ गया, है ना? अब जब प्रॉफिट जोड़ रहे हो, आपको ध्यान से देख लेना होगा कि प्रॉफिट कैन बी अ परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट एंड प्रॉफिट कैन आल्सो बी अ परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस। आपको देखना है क्या दिया है, एजेंसी एक्सपेक्ट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कोटेड प्राइस। कोटेड प्राइस का मतलब क्या हुआ? सेलिंग प्राइस, ठीक है? तो सर ये 20% है सेलिंग प्राइस का। अब इसका एक बहुत इजी तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो हम लोग कन्वर्जन वगैरह में जाते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, लेकिन उससे भी आसान एक तरीका है। देखो सेल्स को मैं अगर 100% मान लेता हूं और प्रॉफिट को मैं कहता हूं कि इट इज 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो इसका मतलब जो मेरा कॉस्ट है दैट हैज टू बी 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस। समझे क्या बात को? अगर टोटल सेल वैल्यू इज 100% जिसमें प्रॉफिट है 20%, तो कॉस्ट कितना होगा? 80%। आया इन दिमाग में? तो अगर कॉस्ट है 80% और ये कॉस्ट है 93,100 विच इज 80%, तो फिर सेलिंग प्राइस कितना होगा? बहुत आसान है भाई, 93,100 डिवाइडेड बाय 80%, ठीक है? अब यहां मैथमेटिक्स आ गया, तो थोड़ा मैं समझ सकता हूं कि कुछ लोगों को मैथमेटिकल एरिया में हो सकता है दिक्कत, तो इसे अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है, जैसे 93,100 इंटू 100/80, ऐसा भी लिख सकते हो आप, है ना? या ऐसा भी लिख सकते हो कि व्हेन सेलिंग प्राइस इज 100 प्रॉफिट इज कॉस्ट इज 80, when selling price is 100 cost is 80, तो when selling price is अच्छा सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, सॉरी, तो आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है 93,100, है ना? तो आप ऐसा देखो कि when cost is 80 selling price is 100, तो when cost is 93,100 सेलिंग प्राइस कितना? ऐसे अलग अलग तरीके से कर सकते हो। तो आप लोगों ने जैसे भी पढ़ा हुआ है आप उसी तरीके से जाओ, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तो यहां से आपको डायरेक्टली ये सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, या फिर मेरे हिसाब से तो डायरेक्टली ये शॉर्टकट लगाओ, इससे डायरेक्टली आंसर चलेगा, आ जाएगा, और एग्जाम में भी अलाउड है। 93,100 सीधा डिवाइडेड बाय 80%, यू विल डायरेक्टली गेट द सेलिंग प्राइस, ठीक है? एक बार ये आ गया तो बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में आपको प्रॉफिट का भी पता चल जाएगा, ठीक है? आई होप कि सब लोग समझ पाए। तो यहां पर एक बात याद रखना कि जो भी कैलकुलेशंस की उनका वर्किंग नोट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्किंग नोट एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है? नो, बिल्कुल नहीं, लेकिन अपनी तरह से लिखो, लेकिन कैसे भी लिखो, लेकिन लिखो बस, ठीक है? तो ये क्वेश्चन सबसे पहले देखना आपके लिए जरूरी था।
अब इस क्वेश्चन के अलावा और इलस्ट्रेशन नंबर 2 के अलावा बाकी हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एडवांस लेवल इन्वॉल्व है, ठीक है। तो मैं इसके बाद आपको सजेस्ट करूंगा कि इमीडिएटली आप लोग वीडियो को पॉज कर लो और इलस्ट्रेशन नंबर 2 को सॉल्व करो, और अगर इस पे कोई दिक्कत जाती है देन इन दैट केस प्लीज टेल मी, ठीक है, मुझे बताइए, फिर मैं इसको भी डिस्कस करवा लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। लेकिन पहले कर लो, और जहां तक मुझे लगता है इलस्ट्रेशन 2 में आपको कोई प्रॉब्लम जाएगा नहीं, ठीक है। ओके, अब मैं यहां है तो बहुत सारे क्वेश्चंस, इनमें अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 4, यू शुड नॉट सॉल्व इट नाउ, मत करना इसको, इसको पेंडिंग रख दो आप। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इसको भी अभी आप पेंडिंग छोड़ दो, इसको भी अभी सॉल्व मत करो। वैसे मैं ऐसे देखने जाऊं तो लगभग सभी को आपको पेंडिंग रखने बोल दूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी आगे के टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन ठीक है, फिर भी शायद एक बार कोशिश करके देखा जा सकता है। सो मैं काम करता हूं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम लोग अभी के अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 3 में। रेडी ऑल ऑफ यू, लेट्स सी। So X Limited provides you the following figures for the year so and so 21-22 के लिए मुझे ये सब चीजें दिया हुआ है। अब यहां पर जो बात को आपको ध्यान देना है, डायरेक्ट मटेरियल नॉर्मली स्पीकिंग हमेशा वेरिएबल नेचर का होता है, डायरेक्ट वेजेस भी नॉर्मली स्पीकिंग हमेशा वेरिएबल नेचर का होता है, अनलेस एंड अंटिल समथिंग एल्स इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, कोई भी ओवरहेड्स वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली कोई ओवरहेड्स को लेकर ज्यादा कंफ्यूजन है तो उसको फिक्स्ड ही मानना आप, ठीक है। ओके, अब अगर मैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात करूं, इसमें 25% वेरिएबल है, यानी 75% फिक्स्ड है, ठीक है। ओके, वहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 75% फिक्स्ड है, यानी 25% वेरिएबल है, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो इसको हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि ये फिक्स्ड है, ठीक है। और मुझे सेल्स भी दिया हुआ है 125 पर यूनिट सेलिंग प्राइस। ओके, कैन आई से दैट अगर आई नो द टोटल सेल्स एंड आई ऑल्सो नो द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड का पता चल जाएगा, है ना। देखिए 25 lakhs डिवाइडेड बाय 125, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड विल बी 20,000 यूनिट्स, ऐसा ही है मेरे ख्याल से, है ना। यस, अब इसकी मदद से मुझे आगे बढ़ना है, और इन्होंने मुझे क्या क्या पूछा हुआ है, इन्होंने बहुत कुछ पूछा है सर, और साथ ही साथ एक तो मुझे 20 to 23 के एस्टिमेट्स लगाने हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आई कैन नॉट मूव अहेड एज इट इज, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस है। देखो क्या दिया है, आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 45,200, मटेरियल प्राइसेस ऊपर जाएंगे, वेज रेट्स भी ऊपर जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी भी ऊपर जाएगा। अब ये है कहानी में ट्विस्ट, यहां पर आता है गड़बड़, ये थर्ड नंबर पॉइंट, क्योंकि यहां पे लेबर एफिशिएंसी, भाई साहब हम लोगों ने लेबर अभी तक अगर पढ़ा ही नहीं है तो यहां पर हमें ये समझने में बहुत दिक्कत जाएगा कि ये है क्या। कैलकुलेशन करके आंसर तो आ जाएगा, लेकिन सर किया क्या, ऐसा क्यों किया, इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, मैं बता तो देता हूं फिलहाल के लिए। वेरिएबल ओवरहेड्स 5% इंक्रीज, एक मिनट, वेरिएबल कौन सा ओवरहेड्स बोला है क्या कुछ? प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, नहीं बोला है ना। लैंग्वेज पे ध्यान देना, अगर कुछ नहीं बोला है तो हर तरह के वेरिएबल ओवरहेड्स 5% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 33, अरे भाई ये 33% एक्चुअली वो मिसप्रिंट है थोड़ा, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होते रहती है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स पे इंक्रीज हो रहा है 33% से, ओके। ध्यान देना, ओनली प्रोडक्शन ओवरहेड्स, हर तरह का ओवरहेड्स नहीं, है ना। हाँ जी, चलो इसकी मदद से क्या क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी टोटल कॉस्ट फॉर 21-22 एंड 22-23, बाप रे। फिर बाद में ये बोला है कि सेलिंग प्राइस भी डिटरमाइन करो, 4 अलग अलग असम्पशन लेते हुए। अरे भाई मेरे, पहली बात तो क्वेश्चन देखने के बाद ही हमारा हिम्मत डाउन हो जाता है, क्योंकि इसमें सच पूछो तो बहुत सारी चीजों का एप्लीकेशन है, लेबर का एप्लीकेशन है, थोड़ा बहुत इसमें मैं मार्जिनल कॉस्टिंग का भी एप्लीकेशन कहूंगा, तो ऐसे बहुत सारी चीजें। तो मैंने जो आपको शुरुआत में कहा था, कॉस्ट के क्वेश्चंस में उन्होंने क्या किया, अज्यूम कर लिया कि आप सारे टॉपिक्स आपको आता है और सब मर्ज करके क्वेश्चंस बना लिए, इसलिए ये क्वेश्चंस को थोड़ा एंड में देखना ही जरूरी है। बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम यह है कि कॉस्ट इज द बेसिक, उसके बगैर कैसे आगे बढ़े, है ना। तो कॉस्ट को 2 हिस्सों में मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखने चाहिए। एक पहला हिस्सा which is important from basics point of view, जानना जरूरी है, और दूसरा हिस्सा will be coming back to it and looking at a advanced level of the cost sheet, है ना। तो अभी हम लोग सिर्फ बेसिक वाले हिस्से पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए तो अभी कॉस्ट शीट बनाते हैं जल्दी से, है ना। देखिए भाई, तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं मटेरियल की बात करूं 3,20,000 21-22 में, ठीक है, 3,20,000। आप लोग सिर्फ देखना जहां पे मैं टिक कर रहा हूं, सिर्फ वहां पे ध्यान देना, ठीक है।
मेरे यूनिट्स का पता तो मुझे चल गया, मैंने पहले बता दिया था 20,000, ठीक है। ओके 20,000 के लिए डायरेक्ट मटेरियल है 3,20,000 एंड देयर इज नो चेंज विद द सॉरी 21 22 की अगर बात करूं तो वहां पर तो एज इट इज लिख लूंगा। 22 23 में जब लिखूंगा आई विल बी इनकॉर्पोरेटिंग द चेंज, है ना। ओके चलिए, तो मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया। तो वेजेस कितना है सर, एग्जिस्टिंग 8 लाख रुपए, ये दोनों तो है। ओके अब 22 23 का यही कैलकुलेशन मुझे करना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि सर क्वांटिटी 20% बढ़ रहा है। तो क्वांटिटी अगर 20,000 था, ये प्लस 20% होके 24,000 हो जाएगा अभी, ठीक है। ओके अब हमने क्या करना चाहिए, कोई भी वेरिएबल कॉस्ट यूजुअली स्पीकिंग चेंजेस इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है। और वहीं पे फिक्स्ड कॉस्ट नॉर्मली स्पीकिंग डजंट चेंज, ठीक है। हाँ लेकिन अगर कुछ दिया हुआ है तो अकॉर्डिंगली मुझे वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात याद रखना, रूल जो बता रहा हूं सर, अगर ये वेरिएबल नेचर का है ना, तो सबसे पहले स्टेप 1 आप लोगों ने यहां पे प्रोपोर्शनेट कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहिए। स्टेप 2 you should incorporate the given change। मतलब क्या करना है, पहले आपको प्रोपोर्शनेट कॉस्ट कैलकुलेट करना है और उसके बाद आपको चेंज को इनकॉर्पोरेट करना है। अब यहां पे बजटिंग स्किल्स आ गए तो थोड़ा सा ये आएगा प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मैंने ना ये बजट खत्म होने के बाद आना चाहिए, तो ये वीडियो कहां भागा जा रहा है, ये वीडियो तो यहीं के यहीं है, आप लोग बजट पढ़ लेने के बाद आके देख लेना एक बार, ठीक है। हाँ जी चलो, तो अब मैं अगर इसको कैलकुलेट करने देखूं तो कैसे करूंगा, देखो बहुत आसान है। पहले मैं मटेरियल कॉस्ट की बात करता हूं। मटेरियल कॉस्ट है 3,20,000 है, वेरिएबल कॉस्ट है, तो 3,20,000 का मतलब हुआ फॉर 20,000 यूनिट्स इट इज 3,20,000, ठीक है। तो देखो मैं यहां पे अगर इसे कैलकुलेट करूं, एक मिनट में एक अलग पेज ले लेता हूं। देखो भाई, अगर 20,000 यूनिट्स के लिए कॉस्ट इज 3,20,000, तो फिर 24,000 यूनिट्स के लिए कितना, है ना। तो प्रोपोर्शनेटली आपको कैलकुलेट करना है, मतलब क्या, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे, 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस 24,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20,000। ऐसा करने पे आपको ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिल जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, 20,000 रुपए के लिए 3,20,000 था, तो हम 24,000 का 20,000 यूनिट्स के लिए 3,20,000 था, तो 24,000 का प्रोपोर्शनेट कॉस्ट कितना है, दैट इज व्हाट यू आर कैलकुलेटिंग। तो देखिए ये कितना आ रहा है, ये जो कैलकुलेट कर रहे हो, आई थिंक इट इज 4,22,000, सॉरी वो नहीं आ रहा है, 20% ऐड करने के बाद, एक मिनट मैं कैलकुलेटर ला लेता हूं। तो देखते हैं भाई, कैलकुलेट करके देखते हैं। मैं यहाँ पे एक बार फिर से वापस आ रहा हूँ। 3,20,000 इंटू 24/20, तो ये 3,84,000 आ रहा है ना। ये मैंने क्या किया, स्टेप 1 प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट किया। अब प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आई विल मेक द चेंज। तो क्या चेंज हुआ भाई, देखो जरा, चेंज ये हुआ कि मेरे मटेरियल प्राइसेस 10% से ऊपर चले गए, है ना। तो 10% से ऊपर गए तो यहां पर प्लस 10% कर दो। तो प्लस 10% कितना आ गया, 4,22,400। ये है यहां का कॉस्ट, ठीक है। एग्जिस्टिंग कॉस्ट एंड द चेंज। चेंज के लिए क्या किया समझे सब लोगों ने, अगर कुछ ना दिया हो तो नॉर्मली स्पीकिंग मैं सबसे पहले प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करूंगा बिकॉज ऑफ द यूनिट्स, और उसके बाद जो भी चेंज है, जैसे 10% इंक्रीज हुआ, उस 10% को ऐड कर दिया। तो मैंने क्या किया यहां, सबसे पहले मैंने प्रोपोर्शनेट कॉस्ट कैलकुलेट किया कि 20,000 के लिए इतना था, 24 के लिए कितना, ये आंसर आया। अब ये आंसर आ जाने के बाद मैंने चेंज को अप्लाई किया प्लस 10%, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ गए आप लोग, मुझे कमेंट्स में बताना अगर कोई दिक्कत गई है तो, ठीक है। ओके अब इसी तरह से लेबर रेट, लेकिन लेबर रेट में फिर से एक कहानी में ट्विस्ट आ गया, ये 12% एफिशिएंसी रेट में इंक्रीज के बारे में दिया है। तो एक एक करके देखते हैं ना आराम से। चलो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रोपोर्शनेट चेंज करूंगा, ठीक है। अब प्रोपोर्शनेट चेंज कैसे, सेम वैसे ही प्रोसेस। सर 20,000 यूनिट्स के लिए वेजेस वॉज 8 लाख, है ना। तो फिर 24,000 के लिए कितना, पहले प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट कर लो। तो ये कैसे निकालोगे, 8 लाख इंटू 24/20 या 24,000 डिवाइडेड बाय 20,000, एक ही बात है, एक कोई गल है, ठीक है। चलो करके देखो, 8 लाख इंटू 24/20 कितना आ गया, ये आ गया 9,60,000। ये है प्रोपोर्शनेट कॉस्ट,
ठीक है, ओके। अब इसमें क्या बोला इन्होंने, वेज रेट्स विल गो अप बाय 5%, यानी वेज रेट्स 5% से बढ़ जाएगा, यानी ये कॉस्ट सीधा सीधा 5% से बढ़ जाएगा। बढ़ा दो भाई, 9,60,000 प्लस 5% करोगे तो ये आ गया 10,08,000। 9,60,000 प्लस 5%, तो नॉर्मली तो यही कॉस्ट होता था। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि देयर इज एन ओवरऑल इंक्रीज इन द डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का मतलब ये है कि लेबरर और ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा, यानी ज्यादा अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो वो रेशो दिया हुआ है। अब हमने ये रेशो के बारे में कुछ पढ़ा है नहीं, तो ये रेशो के बारे में आपको मैं बता दूं हल्का फुल्का, पूरा तो समझेगा नहीं, अभी लेबर में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन स्टैंडर्ड आवर्स टू कंप्लीट द वर्क या स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट द वर्क डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम टू कंप्लीट द वर्क, ऐसा करके कुछ होता है ये कैलकुलेट, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय एक्चुअल, ठीक है। अब यहां मैं अगर एफिशिएंसी रेट इंप्रूव हो रहा है ऐसा कह रहा हूं, तो स्टैंडर्ड अगर 100% है, एफिशिएंसी रेट इंप्रूव होके एक्चुअल रेट हो जाएगा 112%। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए सब ऐसा याद रख लो, इंटू 100/112 कर रहे हैं हम लोग। इसको डिटेल में लेबर में बताऊंगा, अभी बहुत शॉर्ट में आपको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। चलो, तो आपको क्या करना है, ये जो आंसर आया इंटू 100/112, इसको लॉजिकली अभी मत सोचना, ज्यादा हो जाएगा, वो भी समझ में आ जाएगा लेबर के वक्त में, ठीक है ना। चलिए, तो ये आंसर हमारा आ जाना चाहिए इंटू 100/112। अरे क्या किया मैंने, हाँ 112 कितना आ रहा है, 9 लाख रुपए, तो दैट शुड बी योर वेजेस कॉस्ट। देखो आ गया, दिस इज योर वेजेस, ओके। चलिए, तो ये एग्जिस्टिंग हमारा प्राइम कॉस्ट है और ये रिवाइज्ड वाला प्राइम कॉस्ट आ गया, ओके। अब एक एक करके देखो, नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब दिस इज सेमी वेरिएबल है ना, क्योंकि आपको देखो वहां पे 25% वेरिएबल दिया है, 75% फिक्स्ड है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सब मिला के मत लिखना, क्योंकि दोनों का नेचर ही अलग है। तो वेरिएबल पोर्शन को अलग लिखो, फिक्स पोर्शन को अलग लिखो, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं। वेरिएबल पोर्शन अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं तो 4,80,000 का 25% है वेरिएबल, यानी कितना आ गया, 1,20,000 है ना। चलो, तो पहले मैं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात कर रहा हूं, वेरिएबल है ना। तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एग्जिस्टिंग है 1,20,000, एग्जिस्टिंग में मैंने उतना लिख दिया। अब रिवाइज में क्या आ रहा है, क्या चेंज दिया है, वेरिएबल ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 5%, सो 1,20,000 प्लस 5%, है ना। नो, कोई भी वेरिएबल कॉस्ट, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो वेजेस हो, चाहे वो ओवरहेड्स हो, कोई भी वेरिएबल कॉस्ट में फर्स्ट मेक द प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन देन इनकॉर्पोरेट द चेंज, है ना। तो यहां भी मैं वही करूंगा जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर में कर रहा था, यानी क्या करूंगा, मैं एक और फ्रेश पेज ले लेता हूं, ठीक है। देखिए सर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया 1,20,000, राइट। तो पहले तो मैं प्रोडक्शन प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करूंगा, यानी अगर 20,000 यूनिट्स के लिए इतना था कॉस्ट, तो 24,000 के लिए कितना, है ना। पहले तो ये कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आ रहा है, 1,20,000 इंटू 24/20, या प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन के मुताबिक 1,44,000, ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट आ गया। अब इसमें इंक्रीज करो, कितना इंक्रीज हुआ है, 5%, सो प्लस 5%, देखो कितना आ रहा है, प्लस 5%, ये आ गया 1,51,200 आया ऐसा। तो दिस इज माय वेरिएबल ओवरहेड्स, देखो यहां पे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 1,51,200, ठीक है। अब आ जाते हैं फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज 75%, निकाल लो पहले, 4,80,000 का 75% कितना आ रहा है, 3,60,000। तो एग्जिस्टिंग फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज 3,60,000, है ना। एंड व्हाट इज द एस्टिमेटेड वन, ओके। क्या इसमें कोई चेंज है सर, 33% इंक्रीज हो रहा है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, प्लीज रिमेंबर, वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली बदलता है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली नहीं बदलता, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो नॉर्मली तो ये कांस्टेंट ही रहता था, लेकिन यहां पे चेंज बोला है, इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट के लिए डोंट मेक प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन। फिक्स्ड कॉस्ट के लिए आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू टेक इट एज इट इज और उसमें सिर्फ चेंज इनकॉर्पोरेट करना है। एनी वेरिएबल कॉस्ट, क्या कहा, वेरिएबल कॉस्ट में आपको पहले प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकालना है, फिर चेंज लगाना है। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट में नो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट, व्हाटएवर इज द फिक्स्ड कॉस्ट, सीधा उसमें आप लोगों को चेंज अप्लाई करना है। तो देखिए ये 33% से बढ़ रहा है ना। तो देखिए सर, ये 33 मतलब 33.33% है, वहां पे प्रिंटिंग नहीं हुआ ठीक से, तो यहां सीधा सीधा 3,60,000 में 33.33% ऐड कर देना है,
ठीक है, अब वो ऐड करके आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 4,80,000। अगर आप लोग उसे राउंड ऑफ करोगे तो 4,80,000 से थोड़ा ऊपर नीचे होगा। ठीक है, चलिए ये कर लिया। तो ये आ गया हमारा फैक्ट्री कॉस्ट, जैसे वर्क कॉस्ट भी कहा जाता है, और ये है एग्जिस्टिंग वन। ठीक है ओके अब नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में भी कुछ हिस्सा वेरिएबल है, कुछ हिस्सा फिक्स्ड है। अब 75% फिक्स्ड, दिस इज सेमी फिक्स्ड। ठीक है ओके तो कितना वेरिएबल है? ओके जरा सोच के देखते हैं। वेरिएबल इज 25%, कैलकुलेट करते हैं 1,60,000 का 25% विच इज 40,000। ठीक है ओके तो 40,000 वेरिएबल पोर्शन ये आ गया यहां पे एग्जिस्टिंग में। अब वेरिएबल में भी चेंज हुआ है क्या? हाँ जी सर, सारे वेरिएबल ओवरहेड्स में चेंज हुआ है। तो पहले प्रोपोर्शनेट, वेरिएबल है तो पहले प्रोपोर्शनेट, तो 40,000 इंटू 24/20 सेम तरह से कैलकुलेट करोगे तो यह आ गया 48,000। फिर उसमें आप ऐड कर दो +5%, कितना आ गया? 50,400। उम्मीद करता हूं आप समझ गए आप लोग। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर फिक्स पोर्शन की बात करो, फिक्स पोर्शन कितना हो जाएगा? 75%। 75% ऑफ 1,60,000 कितना होता है? 1,60,000 इंटू 75% कितना हो गया? 1,20,000, राइट? सो ये जो 1,20,000 है फिक्स पोर्शन, दिस विल रिमेन एज इट इज, ये प्रोपोर्शनली चेंज नहीं होगा। हाँ लेकिन अगर कोई चेंज है तो देखो, चेंज है क्या? नो सर, सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड्स में चेंज था, बाकी किसी में नहीं, है ना? सो फिक्स पोर्शन विल रिमेन एज इट इज। तो ये यहां भी 1,20,000, यहां भी 1,20,000, ये आ गया फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूं तो मुझे नेक्स्ट दिया हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, कुछ नहीं दिया है तो वी विल अज्यूम कोई भी ओवरहेड्स, नो इंफॉर्मेशन, अज्यूम दैट इट इज फिक्स्ड। ठीक है, तो सर ये 2,40,000 है, दिस इज फिक्स्ड। ओके सो 2,40,000 को मैंने एज इट इज लिख लिया यहां पर। ओके अरे एक मिनट, कुछ दिया है क्या यहां पे? नहीं, यहां तो नहीं दिया है। नहीं, ऐसा तो कुछ यहां मुझे दिखाई दे नहीं रहा, लेकिन शायद इन्होंने कुछ एज्यूम कर लिया अपने मन से। ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग वेयर यू ऑल्सो माइट गेट स्टक, क्योंकि मुझे तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा यहां पर कहीं पे भी कि 1/3 इज वेरिएबल एंड 2/3 इज फिक्स्ड, ऐसा अज्यूम्ड है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मुझे एक बार देख लेने दो कि कहीं इन्होंने कुछ ऐसा ब्रेकअप दिया है क्या। मुझे तो एज सच कहीं दिख नहीं रहा। नो 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 नो, नहीं। तो इन दैट केस ये सोल्यूशन में इन्होंने जबरदस्ती अपने मन से अज्यूम कर लिया है। ऐसा एग्जाम में नहीं होना चाहिए। ठीक है, पेपर हार्ड आ जाए चलेगा, सुपर हार्ड आ जाए चलेगा, अरे भाई आज तक इतना टफ नहीं आया तो भी कितना भी टफ आ जाए, मैं इतना यकीन दिलाता हूं कि आप लोग सिंसियर लेकर मेरे साथ पढ़ाई करोगे ना तो आप लोग को पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उसको फोड़ के आओगे आप 100%। बस एक ही चीज का मेरे को डर लगता है, वो है कि पेपर में कोई गलती ना हो, क्वेश्चन पेपर में गलती ना हो, बस। ठीक है, तो ये जो है ये गलती ही है, क्वेश्चन में कहीं पे भी क्लैरिफाइड नहीं है। ऐसा प्लीज अज्यूम मत करना कि कुछ नहीं दिया रहा तो अपने को 1/3 अज्यूम करना पड़ता है वेरिएबल और 2/3 अज्यूम करना पड़ता है फिक्स्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये इन्होंने अज्यूम किया हुआ है। तो एनीवेज जो भी है, इन्होंने ऐसा अज्यूम किया है कि 1/3 80,000 वेरिएबल है और इतना पोर्शन फिक्स्ड है। तो कोई भी वेरिएबल ओवरहेड्स 5% से बढ़ रहा है ना? तो पहले प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट किया, प्रोपोर्शनेट मतलब वही इंटू 24/20 और फिर 5% बढ़ा दिया, ये इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, और फिक्स पोर्शन एज इट इज, नो चेंज। तो इसकी मदद से आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है ओके एक और बात हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और वो है ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, है ना? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इज आल्सो पार्ट ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स। ठीक है, तो इसको मुझे अलग से यहां पे जोड़ लेना है, लेकिन सिर्फ यहां, नॉट हियर, क्योंकि एस्टिमेटेड में ही वो चेंज दिखाई दे रहा है, फ्यूचर में चेंज दिखाई दे रहा है ना? तो यहां से मुझे ये टोटल कॉस्ट का पता चल गया। ओके चलो बढ़िया। अब मुझे एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है 25 लाख, बट एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 4 अलग अलग असम्पशन से कैलकुलेट करने के लिए कहा है ना? चलो तो एक एक करके देखते हैं। अब मुझे पहला असम्पशन क्या बोला है? इफ द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी अर्न्ड एज इन 21-22। सर पिछले साल मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? देखो टोटल कॉस्ट अगर 20 लाख है और मेरा सेल वैल्यू अगर 25 लाख है तो मैंने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो लैंग्वेज को देखो, अगर सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यानी मैं 5 लाख का ही प्रॉफिट अगर कमाना चाहता हूं, देन इन दैट केस व्हाट इज टू बी डन? ओके चलो देखते हैं। सर जी कहना है कि मेरा कॉस्ट इज 24,30,000, 5 लाख का प्रॉफिट कमाना है, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए बताइए आप? सीधा सीधा 24,30,000 प्लस 5 लाख आ गया आंसर। सो तो मेरा सेलिंग प्राइस सेल्स होना चाहिए 29,30,000, राइट? अब 24,000 यूनिट्स है सर,
निकाल लो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, 29,30,000 डिवाइडेड बाय 24,000। ये है मेरा पहला आंसर। ठीक है, ओके, मैं इसको थोड़ा यहां ला लेता हूं वापस। हाँ, तो सिचुएशन नंबर 1 सीधा सीधा मैंने ये कर लिया, +5 लाख डिवाइडेड बाय 24,000, ये आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, सिचुएशन 1। सिचुएशन 2, इफ द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इज टू बी अर्न इन 21-22। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 21-22 में जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमाया था ना, हम वही प्रॉफिट कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, यस सॉरी फ्रेंड्स, फिर से कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ये प्रॉब्लम आया और ये कंसिस्टेंटली दिख रहा है, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा ये क्या है। तो अनफॉर्चुनेटली शायद मुझे इस क्वेश्चन को यहीं के यहीं पॉज करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो के यहां तक एंड तक पहुंचे हो तो इससे मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि सब लोग कॉस्ट शीट सीखने के लिए बेताब हो। लेकिन एट द सेम टाइम मैं एक और बात कहूंगा कि ये 3 क्वेश्चंस छोड़ के बाकी क्वेश्चंस में अभी आगे मत बढ़ना, और इस क्वेश्चन में भी अगर आपको डिफिकल्टी जा रही है तो फिर इसको यहीं पे रोक देना। जिनको नहीं जा रही है वो लोग इसको कंप्लीट कर लोगे और मुझे कमेंट्स में बताना जरूर अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो मैं कॉस्ट शीट को तो यहीं पे एंड करना चाहूंगा, इसके आगे के क्वेश्चंस पहले बाकी टॉपिक्स पढ़ो फिर वापस आके उसको देखना। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे रोकना पड़ रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो आगे हम लोग मिलने वाले हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का मैं अनाउंसमेंट फिर से एक शॉर्ट में करने वाला हूं, लेकिन अभी फिलहाल इतने क्वेश्चंस को आप लोग को ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लेना है एंड होपफुली आप लोग को ये बहुत बेनिफिशियल लगा। अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो प्लीज फॉरवर्ड कर दीजिए हर उस बंदे को जिसे भी इस चीज की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय।